दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आपको जो ये आचरण की सभ्यता का पार्ट है इसका लिखा हुआ कंप्लीट अभ्यास प्रश्न का हल बताने वाला हूँ। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे अच्छे से और क्रम से बताऊंगा, जिससे आप अपना फेयर कॉपी अगर क्लास में जो है टीचर से चेक कराएंगे तो बिल्कुल आपको वेरी गुड ही मिलेगा, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात बहुत बड़ी बात है कि अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे ना तो आपके सारी चीज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, तो देरी न करते हुए वीडियो को मैं बहुत जल्दी से शुरू करता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न है, आपको क्या करना है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निगुट शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। ये आपका क्या है, रेखांकित तंस है। इसका क्या करना है, व्याख्या। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम। इस तरह से पूछता है, कुछ इस तरह से पूछता है। लेकिन आपको क्या करना है, ये वाला जो प्रश्न नहीं है बार बार पूछता है, मतलब अगर एक चैप्टर है उसमें कई बार पूछता है। देखो अगला वाला जो प्रश्न है खा वाला, वहां पे भी सेम पूछेगा, गा वाले में भी सेम पूछेगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आगे जो है वैसे आप स्वयं लिख लेना, ठीक है ना। संदर्भ जो है सेम रहेगा, जितने भी प्रश्न का संदर्भ है सबका उत्तर जो है सेम रहता है। आचरण की सभ्यता में भाषा आत्मा का एक अंग होता है। ये आप संकेत कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आगे का 2 शब्द अंतिम का 2 शब्द लेकर के। संदर्भ में आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड आचरण की सभ्यता नामक पाठ से लिया गया है। इसका रचयिता, इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह। रचयिता और लेखक, रचयिता क्या होता है कि रचयिता जो है लेखक में भी चल जाता है, कवि में भी चल जाता है, कवित्री में भी चल जाता है, ठीक है। रचयिता का कई अर्थ निकलता है, जबकि लेखक का केवल गद्य के जो लिखते हैं उसको लेखक कहते हैं, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जो अगला वाला प्रश्न था, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सही और सभ्य यानी श्रेष्ठ और सभ्य आचरण की भाषा ना तो शब्दों द्वारा व्यक्त की जा सकती और ना ही यह भाषा ज़्यादा शोरगुल यानी शोर मचाने वाली होती है, ना ही शोरगुल करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण से युक्त व्यक्ति की भाषा शांत, गहरी और प्रभावशाली होती है, ठीक है। आगे आप लिखोगे, लेखक आगे कहता है कि आचरण से युक्त भाषा का शब्दकोश श्वेत पत्रों वाला, निर्दोष, निष्कलंक और शुद्ध होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आचरण की सभ्य भाषा को किसी शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इसे अपने आचरण में उतारकर सीखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार फिर से देखना चाहते हैं ताकि याद हो तो देख सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सही और सभ्य आचरण की भाषा ना तो शब्दों के द्वारा व्यक्त की जा सकती है और ना ही यह भाषा ज़्यादा शोरगुल करती है। कहने का तात्पर्य है कि आचरण से युक्त व्यक्ति की भाषा शांत, गहरी और प्रभावशाली होती है। लेखक आगे कहते हैं कि आचरण से युक्त भाषा का शब्दकोश श्वेत पत्रों वाला, निर्दोष, निष्कलंक और शुद्ध होता है। कहने का तात्पर्य है कि आचरण की सभ्य भाषा को किसी शब्दकोश में वर्णित नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इसे अपने आचरण में उतारकर सीखा जा सकता है, ठीक है ना। बल्कि हम इसे अपने आचरण में जब उतारते हैं तो उसके तहत उसको सीख सकते हैं। और आप आगे अगला प्रश्न है आपका, मतलब आगे का जो प्रश्न है, हाँ दोस्तों व्याख्या के बाद जो आपका प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करें। इसके बाद जो प्रश्न है सभ्याचरण की कौन कौन से मौन आख्यान है, ठीक है। तो आपका उत्तर है नम्रता, दया, प्रेम भाव और उदारता सबके सब मौन आचरण के व्याख्यान है। मौन आचरण मतलब सभ्याचरण के मौन व्याख्यान है, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा तीसरे का, किसका, तीसरे का है, ठीक। और आपका मतलब अगला जो प्रश्न है उसी में जो आपका इसके बाद ये वाला जो प्रश्न है सभ्याचरण की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आप उत्तर लिखोगे सभ्याचरण की मुख्य विशेषताएं, सभी आचरण का नाद करता हुआ भी मौन रहता है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है। राग गाता हुआ भी सुर के पीछे छिपा रहता है। आपको इतना केवल लिखना है, ठीक है। फिर उसी तरह से इस जो प्रश्न के अंतिम प्रश्न है, इस जो गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, आचरण की सभ्यता में भाषा कैसी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे, मौन रहती है।
फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, अर्थवती और प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब के सब तुच्छ प्रतीत होती है। आप इतना जो है कैसे लिखेंगे, मौन रूपी व्याख्यान और कितनी प्रभुता कितनी दिव्य है, इतना आप लिखेंगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, संकेत तैयार होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं मैं लिखा हूँ। अगर आप सेम लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इससे छोटा लिखूँ तो भी आप सही है लिख सकते हैं। ठीक है, और संदर्भ जो है जो कि मैंने पहले वाले में बताया आप सेम छाप लेना। ठीक, व्याख्या जो है देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपका प्रश्न जो है दूसरा वाला यही पूछेगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि आचरण की यह मौन व्याख्यान इतनी बलवती, सशक्त, अर्थवती, गहरी और सार्थक और प्रभावशाली होती है कि उसके सामने कोई भी भाषा, चाहे मातृभाषा हो या साहित्यिक भाषा हो या किसी अन्य देश के भाषा हो, वे सब के सब तुच्छ प्रतीत या नगण्य प्रतीत होते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। एक बार फिर से देख लो क्योंकि व्याख्या को मैं 2 बार बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि आचरण की यह मौन व्याख्यान इतनी बलवती, सशक्त, अर्थवती, गहरी और सार्थक और प्रभावशाली होती है कि उसके सामने कोई भाषा, चाहे वह कितनी मातृभाषा हो, चाहे वह भाषा मातृभाषा हो, साहित्यिक भाषा हो या किसी अन्य देश के भाषा हो, वे सब को सब तुच्छ तुच्छ नगण्य प्रतीत होते हैं। बाबू, ए बाबू, वहाँ से हट जा बाहरी भाग, आए कि खटर पटर डिस्टर्ब कर थे हम। दोस्तों आपका आगे मतलब दूसरा जो हो गया है व्याख्या के बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा वाला जो प्रश्न है वो क्या कहना चाहता है। पहला, दूसरा, तीसरा, मौन रूपी व्याख्यान की क्या महत्ता है, तो आप उत्तर लिखोगे मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता। ठीक है ना, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावित होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और अपने देश की भाषा के सब तुच्छ प्रतीत होते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहना चाहता है उसको देख लो, चौथा वाला है। ठीक है, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है, आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। आप उत्तर में लिखोगे कि यहाँ देख सकते हैं, आचरण की मौन भाषा का संबंध ईश्वर या परमात्मा से है। फिर उसी तरह से आपका इसी गद्यांश का जो लास्ट वाला जो प्रश्न था, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का निहित भाव क्या है, उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है ना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का निहित भाव क्या है, तो आप उत्तर लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचरण से युक्त व्यक्ति के मौन रूपी व्याख्यान की विशेषताओं को बताना चाहता है और कहता है कि संसार की सभी भाषाओं में आचरण की मौन रूपी भाषा का सबसे, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा ना, सबसे मौन रूपी भाषा सबसे श्रेष्ठ और अलौकिक है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। फिर उसी तरह से आपको क्या है, गा वाला जो प्रश्न है उसको संकेत कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व सभी से परे है। ठीक है, जीवन का तत्व सभी से परे से आप संकेत लिखेंगे, प्रेम की भाषा और प्रत्यक्ष होता है, डॉट बीच में रहेगा। इतना लिखने के बाद आप संकेत लिखेंगे। उसके बाद आपका उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ वही सेम लिखना है आपको। और अगला प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को देखते हैं जल्दी से। इधर देखिए, अब आपका क्या है, मतलब संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड आचरण की सभ्यता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी। रेखांकित अंश की व्याख्या ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देरी न करते हुए इसको देखते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसके शब्दों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम की भाषा शब्दों से अधिक गहरी और निशब्द होती है। प्रेम और भावनाएं केवल शब्दों से नहीं बल्कि शारीरिक भंगिमाओं से युक्त होती हैं। बल्कि तो हो गया है, आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान, मस्तक के अभिलाषा है। यदि ये
सभी शरीर के ऐसे संकेत हैं जो बिना शब्द के भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे लेखक कहते हैं कि जीवन का एक वास्तविक अर्थ शब्दों से परे है, क्योंकि कोई भी पहलू जिन्हें महसूस किया जा सकता लेकिन उन्हें शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना कठिन है। ये आपका क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। लेखक कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसके शब्दों माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रेम की भाषा शब्दों से अधिक गहरी और निःशब्द होती है। प्रेम और भावनाएं केवल शब्दों में नहीं बल्कि शरीर के भंगिमाओं से युक्त से भी व्यक्त होती हैं। ठीक है, आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान, मस्तक की अभिलाषा आदि ये सभी शरीर के ऐसे संकेत हैं जो बिना शब्द के भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जीवन का वास्तविक अर्थ शब्द से परे है, क्योंकि कोई भी पहलू जिन्हें महसूस किया जा सकता लेकिन उन्हें शब्दों से व्यक्त करना कठिन है। इतना आप लिखेंगे। फिर अगला जो प्रश्न है तीसरा वाला, प्रेम की भाषा कैसी होती है, तो आप उत्तर खुद लिख लेंगे कि प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है। ठीक है ना, शब्द रहित होती है। फिर अगला है जो प्रश्न पहले पढ़ लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। जल्दी से चौथा, 1 2 3 4, मानव का सदाचार किसके माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मानव का सदाचार यानी सभ्यता किसके माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उत्तर में वो समझ में आएगा। ठीक है, उत्तर में मानव का सदाचार ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा, ना सत्संग से। इतना आप लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न का जो आंसर है, मतलब तीसरे वाले का जो लास्ट है, प्रेम की भाषा के द्वारा हमारे हृदय के भाव को किस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद आप आगे लिखेंगे, प्रेम की भाषा शब्द से परे होती है, यह हमारे हृदय के गहरे प्रभाव को व्यक्त करती है। इतना आप लिखेंगे। इसके बाद जो है आपका घा वाला प्रश्न है। दोस्तों आपका घा वाला प्रश्न है। घा वाला प्रश्न देखो, समय बहुत कम है और हम जल्दी से बता देते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आप सेम लिख लेना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या फटाक से इसको देखते हैं। ठीक है, प्रस्तुत अंश में लेखक आचरण की तुलना हिमालय से करते हुए एक बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण मंदिर के समान है। क्या है, प्रस्तुत अंश में लेखक ने आचरण की तुलना हिमालय से करते हैं जो एक बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण मंदिर के समान है, जिसे बनने में अनंत काल लगा है। इसका तात्पर्य यह है कि आचरण एक साधना है जो समय लेती है, अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर आचरण व्यक्त होने में समय लगता है। ठीक है, और आप आगे लिखोगे, लेखक आगे कहते हैं कि उस आम के पेड़ की तरह नहीं है जिसको मदारी हम लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक कर हमारे हाथों में जमा देता है। ठीक है, अर्थात अच्छा आचरण यानी श्रेष्ठ आचरण बनने में वक्त लगता है, यह कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, इतना आप लिखोगे। फिर श्रेष्ठ आचरण बनने में कितना समय लगता है, तो अनंत काल आप यहाँ देख सकते हैं लगता है। ठीक है ना, श्रेष्ठ आचरण बनने में अनंत काल लगता है। फिर अगला प्रश्न जो है, प्रस्तुत अवतरण में मदारी के क्रियाकलापों का वर्णन किस प्रसंग में हुआ है। इतना आपको प्रश्न लिखना है और उत्तर में जवाब देते हुए आपको लिखना है, प्रस्तुत अवतरण में मदारी के क्रियाकलापों का वर्णन इस बात को व्यक्त करने के लिए किया गया है कि आचरण किसी भी मदारी, जादूगर या महात्मा ऋषि के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसे निर्मित करने में अनंत काल का समय लगता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था भाई, ठीक है, घा वाला का मतलब अब लास्ट प्रश्न है, आचरण महिमामय और दिव्य कैसे होता है। ठीक है, आचरण महिमामय और दिव्य कैसे होता है उसको भी देख लो फटाक से। आचरण महिमामय दिव्य इसलिए होता है क्योंकि यह सद्गुणों, नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक होता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे अंगा वाला जो प्रश्न है। कहाँ है अंगा वाला, अंगा मतलब टी शर्ट नहीं, अंगा वाला। फिर इसका जो क्या है संदर्भ आप सेम लिख लेना। ठीक है, व्याख्या यानी रेखांकित अंश की व्याख्या जल्दी से इसको हम देखते हैं। संकेत मनुष्य के जीवन उदय को प्राप्त करते हुए। ठीक है, और उसके बाद जो है व्याख्या
लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा होता है। पूरे जीवन काल में मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं परिस्थितियां आती हैं जो व्यक्ति की आचरण को व्यक्त करता, ठीक है ना, व्यक्त करते हैं, पूर्ण विराम रहेगा। जीवन में व्यक्ति के अच्छे बुरे विचार का सामना करना पड़ता है जो उसके व्यक्तित्व और आचरण को आकार देता है, जो उसके व्यक्तित्व और आचरण को आकार देता है। जीवन में हमें कभी अमीरी और गरीबी का सामना करना पड़ता है। जीवन में हम कभी उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं तो कभी असफलता हाथ लगती है, ठीक है। इस उतार चढ़ाव से व्यक्ति के आचरण में परिवर्तन आता है, वह जो अपने अनुभवों से सीखता है। फिर उसी में आपका जो तीसरा वाला प्रश्न था उसका उत्तर आप लिखोगे, यानी ये वाला जो है अंगा का ये वाला, प्रस्तुत गद्यांश का क्या आशय है, गद्यांश का आशय क्या है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने मनुष्य के प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य के आचरण को प्रभावित करने वाले कारक एवं परिस्थितियों का मार्मिक वर्णन किया है। फिर उसी में आप लिखोगे आचरण की संरचना क्या क्या सहायक सिद्ध होते हैं, आचरण की संरचना में क्या क्या सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। आचरण की संरचना में भले बुरे विचार, अमीरी गरीबी, उन्नति और अवनति आदि सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों मतलब अंगा वाले का जो अंतिम प्रश्न है क्या है कि व्यक्ति की आत्मा उसे किन किन कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है, तो आप इसमें लिखेंगे, ओहो ज़्यादा बड़ा हो गया था। व्यक्ति की आत्मा से उसे सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया और सद्भावना को सीख देती है जिससे व्यक्ति गलत कार्य और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर हो सकता है, ठीक है। अब चा वाला प्रश्न है, संकेत आपको क्या करना है, सेम छाप लेना है, ठीक है। संदर्भ जो है वो क्या करना है, उसको भी सेम छाप लेना है जो पहले बताया जा चुका है अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यही नहीं कहा है। फिर जीवन का परम उद्देश्य क्या है, ठीक है, इतना आप पहले समझे। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। लेखक कहता है कि आचरण का विकास करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होनी चाहिए। आचरण के विकास के लिए हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, प्राकृतिक और मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को समझने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी पहलुओं को आपस में गहरा संबंध है। एक आदर्श और संतुलित आचरण तभी संभव होगा जब हम अपने शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी पहलू से परिचित होंगे, के जीवन के सभी पहलू से परिचित होंगे, ठीक है। फिर से देखो, लेखक कहता है कि आचरण का विकास करना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होनी चाहिए। आचरण के विकास के लिए हमें विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, प्राकृतिक और मानसिक, आध्यात्मिक जीवन को समझने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी पहलुओं को आपस में गहरा संबंध है। एक आदर्श और संतुलित आचरण तभी संभव होगा जब हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी पहलू से परिचित होंगे, ठीक है। इतना आप लिखोगे। फिर उसके आगे आप लिखोगे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। प्रश्न कहता है कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है। चा वाला जो प्रश्न था, जीवन का परम उद्देश्य क्या है, यहाँ पूछा गया है। इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। जीवन का परम उद्देश्य उत्तम आचरण की प्राप्ति, ठीक है, उत्तम आचरण की प्राप्ति है। इतना आप लिखने के बाद अगला जो प्रश्न आपका है, आचरण की सभ्यता के लिए हमें क्या करनी चाहिए। आचरण की सभ्यता के लिए हमें क्या करनी चाहिए, यहाँ पे देखिए आप दोस्तों। अब आपको यहाँ लिखना है आचरण की सभ्यता के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सबको आचरणकर्ता, संगठनकर्ता के अंग मानना पड़े, ठीक है। इतना लिखने के बाद आगे जो इसका प्रश्न भी और उत्तर लिखना है, प्रश्न का उत्तर भी और लिखना है, तो इसमें आप लिखोगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, आचरण की सभ्यता के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए होगी। या प्रस्तुत अवतरण में लेखक का निहित भाव क्या है। इसमें आप लास्ट वाले हैं ना, तो लास्ट वाला लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य में लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य आचरण, ये यहाँ पे पेज फट गया तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, ठीक है ना, आचरण को विकसित करना तथा लेखक ने इसके प्रमुख तरीकों का वर्णन किया है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे आप लिखेंगे, आगे में जो है संकेत आचरण की सभ्यता, यानी जो आपका लास्ट वाला जो प्रश्न है, छा वाला कहाँ प्रश्न है, आचरण की सभ्यता, आगे का दो शब्द लिख के संकेत में लिखोगे,
संकेत में, और लास्ट में जो लिखोगे यत्न करिए, ये जो 2 शब्द है इसको लेकर के आप संकेत बनाएंगे। ठीक है, संकेत यहाँ आप जैसे ही बनाएंगे उसके आगे आप संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, संदर्भ आप पूर्वानुसार जो पहले वाले में बताया गया उस सब में रहेगा। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप वहाँ सेम लिख सकते हैं, या पूर्वानुसार लिखे या फिर सीधे डायरेक्ट संकेत जो ला के छाप दिए, संदर्भ जो नहीं है वही ला के छाप दो। ठीक है, फिर व्याख्या में आपको कह रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। आचरण की सभ्यता का आचरण की सभ्यता का देश कैसा है, ये जो 2 प्रश्न है। पहले आप रेखांकित अंश की व्याख्या को देखिए। ठीक है, लेखक कहता है कि आचरण की सभ्यता से लोगों का देश अंततः सुंदर है। उन देश में ना तो शारीरिक संघर्ष होते, ना तो मानसिक परेशानियां, और ना ही असमंजस। वहाँ विद्रोह और युद्ध का नामो निशानियाँ नहीं होता है। वहाँ कोई ना तो कोई व्यक्ति ऊंच और ना ही नीच होता है, ना अमीर ना गरीब, अर्थात सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है ना, अर्थात सब क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रेम और एकता का राज चलता है। ना ही भौतिक वस्तु या स्वार्थी, वहाँ के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, वहाँ ना तो भौतिक वस्तु या स्वार्थी इच्छाओं की ज़रूरत नहीं होती है। आप लिख सकते हैं कुछ इस पर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है मतलब आचरण का देश कैसा होता है। आचरण का देश निराला होता है। और अगला यहाँ जो प्रश्न है क्या है, प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को क्या बताया गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आचरण की वजह से किसी देश में होने वाली परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। दोस्तों एक प्रश्न ये भी है, मतलब प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को क्या बताया है। ठीक है, प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को क्या बताया गया है, तो आप यहाँ उत्तर इसका देख सकते हैं लिखा हुआ, प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को मृत्यु बताया गया है। ठीक है ना, प्रस्तुत अवतरण में आलस्य को मृत्यु बताया गया। गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में आचरण की वजह से किसी देश में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। ये वीडियो आपको यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।